बेसिक मैथ में अब क्या करेंगे, ज्योमेट्री वाला पार्ट को डील करेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक चीज है जिसका फिजिक्स में यूज है उतना ही केवल हम बताएं। ज्योमेट्री तो बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, लेकिन हम जो फिजिक्स में यूज होगा केवल उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पढ़ना है ज्योमेट्री में कौन, स्ट्रेट लाइन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो स्ट्रेट लाइन में बस इतना याद रखिएगा कि अगर स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच में, एक कोऑर्डिनेट ये है, ये कोऑर्डिनेट ये है, तो इस दोनों के बीच में कोई ना कोई लाइन होगा ना जी, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होता है, तो अंडर रूट किसी भी कोऑर्डिनेट को किसी भी कोऑर्डिनेट से घटा दीजिएगा, माने इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये रहना चाहिए कि x वाला में से x को घटाएंगे, y वाला में से y को घटाएंगे और z वाला में से z को घटाएंगे, और ये वाला लिख देना अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं? का रूट यही वाला क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा दो पॉइंट के बीच में। अरे बोलो यार। और इस दो पॉइंट के मिडिल पॉइंट को कभी पकड़ना हो, इस दो पॉइंट के मिडिल पॉइंट को कभी पकड़ना हो तो ये समझ जाना कि दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू कर लेते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका लेंथ कितना होगा, तो इतना होगा, और मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x को x से जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे, y को y से जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे। एक चीज ध्यान रखिएगा जी कि हमेशा x का x के साथ कोई भी खेला होगा, y का y के साथ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? माने x वाला y से कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो एक ऐसे ही बेसिक एग्जांपल है जो दिया हुआ है कि इसका लेंथ कितना होगा बताओ तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट। अब किस में से किसको घटाएंगे तो सोचना नहीं है, किसी में से किसी को घटा देना, ठीक है। जबकि इसमें से इसको घटाना है तो घटा दो, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर। ये ऐसे बेसिक है, 10th वगैरह में पढ़े होगे, हम खाली एक बार रिवीजन करा रहे हैं। दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, तो माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। यही ना होगा जी। तो ये बराबर हो गया कितना का, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, और ये वाला कितना हो गया 36 हो गया, तो कितना हो गया 41 हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर, अंडर रूट 41। इस दो पॉइंट के बीच में जो आप लाइन डालिएगा उसका लेंथ है। और इस लाइन का मिडिल पॉइंट कहाँ पर होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखना है आपको, मिडिल पॉइंट वाला का, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दिस प्लस दिस बाई 2, तो हो जाएगा 1 बाई 2। फिर कितना होगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये होगा -1। फिर होगा दिस प्लस दिस, तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 1। यही वाला क्या होगा, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। बाद में क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो हम बताएंगे, अभी आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का बाकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्राफ वगैरह में डील किया गया, अभी तो बताया ही गया। चलो ट्रायंगल को देखना है जी। तो ट्रायंगल में हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हुए हैं क्या कि एरिया कितना होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसको पकड़ते तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते, इसको पकड़ते तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते, वो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। बाकी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। अभी एक प्रॉपर्टी केवल ये ध्यान रखिएगा ना कि एक ट्रायंगुलर लेमिना है, समझिएगा। ट्रायंगल और ट्रायंगुलर लेमिना में क्या अंतर है? ट्रायंगल में ये वाला है केवल, बीच में कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। और ट्रायंगुलर लेमिना में क्या हो गया कि वो सीट टाइप का है, मतलब बीच में मटेरियल भरा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी माना गया है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मास, समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक जगह पर ज्यादा है, एक जगह पर कम है, एक जगह पर ज्यादा, वैसा नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो बाद में आपको जरूरत पड़ेगा, अभी केवल याद रखिएगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, वो बाद में पता चलेगा। अभी आप याद रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास वो अलग अलग चीज होता है, वो जैसे चैप्टर पढ़िए ना तो आपको पता चलेगा। अभी तत्काल केवल याद रखना है बेसिक फॉर्मेट के लिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे होगा जी, तो दिस प्लस दिस बाई 3, समझ आ रहा है। उसी ढंग से बाई कोऑर्डिनेट को भी जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, जेड कोऑर्डिनेट को भी जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका जरूरत बाद में पड़ेगा। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखे या सेंटर ऑफ मास भी हम लिख सकते थे, समझ आ रहा है कि नहीं? दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन अभी तत्काल के लिए मानिए एक के, समझ आ रहा है। बाद में उसको पूरा क्लियरिफाई किया जाएगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी तत्काल के लिए एक ही है।
और समझ में आया दोनों में अंतर क्या हुआ? ट्रायंगुलर लेमिना का क्या मतलब होता है? उसमें मटेरियल भरा हुआ, और इसमें क्या है कि मटेरियल भरा हुआ ना है, वो खाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझिएगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखना है। समझ आ रहा है कि नहीं? पहले पढ़ाया जाता है क्या, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन पढ़ाता है। रेगुलर पॉलीगन मतलब साइड बराबर होता है। एक्चुअली बोला जाता है कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन, लेकिन आप रेगुलर पॉलीगन ही बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें साइड बराबर होना चाहिए, तो पहले उसका प्रॉपर्टी पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद वहां से कुछ कुछ स्पेशल रिजल्ट आता है इसमें, जो कि क्या होता है, कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर कंपटीशन का तुम तैयारी कर रहे हो तो कैलकुलेशन वाला झंझट तुम पहले हटा दो, इसको तुम रटे हुए रहोगे। ये रटा हुआ रहेगा तो सब जगह पर तुम तेजी में डील कर पाओगे। समझ में आ रहा है? मैंने सोचने नहीं लगना, सीधे रटा हुआ रहना चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जी, तो सब साइड लेंथ क्या है, बराबर है। सब एंगल 60 डिग्री होता है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, याद इसमें क्या रखिएगा कि सेंटर से अगर कॉर्नर को मिलाइएगा तो ये वाला जो लेंथ होगा ना, वो बराबर होगा a/√3 के। ठीक है, और सेंटर से परपेंडिकुलर डालिएगा साइड पर, तो क्या होगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, a/2√3। कैसे होता है पहले भुला दो, पहले तुम रट दो। इसको बहुत आसानी से डील किया जाता है। कैसे कि सेंटर को मिलाइएगा कॉर्नर से, तो इसको इक्वली वो डिवाइड करता है। ये 30 डिग्री हो गया, अरे बोलो यार। तो ये 30 डिग्री है, ये वाला a/2 है, तो ये वाला कैलकुलेट नहीं हो जाएगा tan थीटा और cos थीटा के हेल्प से। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो सब कुछ करना नहीं है, सीधे रटे करना चाहिए, क्योंकि वही नहीं तो करते रह जाओगे, तुमको रहेगा कोई दूसरा चीज डील करना। समझ आ रहा है? बाद में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण फोर्स निकालना है या इंटेंसिटी निकालना, तो तुम डिस्टेंशन निकालने में थोड़े उलझे रहोगे। तो ये याद रहना चाहिए कि अगर ये a है तो सेंटर से कॉर्नर के बीच का दूरी a/√3 है, और सेंटर से जो इस पर परपेंडिकुलर डालोगे उसका कितना होता है, a/2√3, माने इसका ये आधा होता है। समझ में आ रहा है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा होगा, तो ये वाला a/√3 है, ये वाला कितना है, a/2√3। डायरेक्ट याद रहना चाहिए बिना सोचे समझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये भी ध्यान रखना कि सेंटर से तुम कॉर्नर को मिलाओगे तो एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको भी बाइसेक्ट करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो सब खासियत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि सीधे रटा हुआ रहना चाहिए तुमको, ओवरऑल यही बात है। ये समझ में आया कि ये सब रटा हुआ होना चाहिए, गलती से भी ये नहीं होना चाहिए कि कैलकुलेट करेंगे, नहीं। चलो ये भी ध्यान देना तुमने कि अभी देख रहे थे ना कि सेंटर से इसका दूरी a/√3 था, ये वाला कितना था, a/2√3। और अगर जो कॉर्नर से तुम परपेंडिकुलर डायरेक्टेड डालोगे इस पर, तो इसका वैल्यू जो होता है √3a/2 होता है। समझ आ रहा है? बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। देखो कैसे, ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये वाला a है, तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा √3a/2। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि ये वाला पूरा याद रखना है। इसको कोई ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था, दिस अब प्लस दिस, ये वाला तो यही ना है, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। लेकिन याद रखना तुम, ये वाला ज्यादा यूज होगा, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होगा, तो उसको रटे हुए ना। ठीक है, ऐसे ही भी ध्यान रखकर परपेंडिकुलर डालोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो √3a/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब रटा हुआ होना चाहिए, ताकि यहां से तुम जल्दी निकल करके जो मेन काम है वहां पर पहुंचो। बोलो यार, इसको रटे हुए रहिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके कॉर्नर को, मतलब कंसिक्यूटिव कॉर्नर को क्या करिएगा कि आप सेंटर से मिलाइएगा, तो यहाँ पर एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। जबकि कोई आसान से आराम से ये बता सकता है कि यहाँ पर 3 साइड में आएंगे, तो अगल बगल को मिलाओगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री बाई 3। अरे ऐसे होगा ना जी, इसको मिलाओगे तो 1 2 3, तो वो तीनों मिला करके 360 करेगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 360 डिग्री बाई 3 120। लेकिन ये सब सोचना नहीं है, जो बोलेंगे केवल दिमाग में घुसाए रखेगा, घुसाए रखेगा। ट्रायंगल में पता होना चाहिए कि जैसे इसे मिलाते हैं 120 डिग्री होता है, वो 360 डिग्री बाई 3 से नहीं डायरेक्ट याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी तुम फास्टली है तो तुम क्वेश्चन को डील कर पाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 10 मीटर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बताने का जरूरत है कि 60 डिग्री है नहीं, वो तो खुद ब खुद होता ही है। तो आपको याद रहना चाहिए कि बताओ तो ये वाला कितना लेंथ होगा, a/√3। a का वैल्यू कितना दिया है, 10/√3। ये वाला कितना होगा बताओ तो, हाँ 10/2√3। अब जो भी कटेगा, समझ में आया कि नहीं? और अगर जो
ये वाला कैलकुलेट करना रहेगा। हाँ, ये वाला अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो डायरेक्ट रूट 3a/2 होता है ना, इसको करोगे तुम रूट 3 a का वैल्यू 10/2 उसको डील कर लीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको ये पता है कि ये वाला परपेंडिकुलर डाले हैं तो इसको बाइसेक्ट करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एंगल भी होता है जो कि बाइसेक्ट होता है। बोलो यार, तो ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए तेजी में। कोई दिक्कत लग रहा है? बार बार बोल रहे हैं जी, ये सब का बहुत यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह जब डील करोगे ग्रेविटेशन बहुत बार यूज होता है। तो सोचना नहीं है कि 360 से डिवाइड किए तो 120, वैसे ना कंपटीशन में फास्ट रहना आता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब में फास्ट होगा तो क्वेश्चन खुद ब खुद जल्दी बनने लगेगा। तो ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। अच्छा, इस पर डालेगा कि बाइसेक्ट करेगा तो दिखाई ही दिया गया है। बोलो जी, ये एंगल 120 डिग्री होता है, सब याद रहना चाहिए आपको, तब तेजी में डील होगा। और इक्विलेटरल एंगल का एरिया जो होता है √3/4a² होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये आया होगा कैसे? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, तो उसी से आ गया होगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि एरिया कितना होता है? √3/4a² होता है। ये वाला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। बाकी ये सब भी है लेकिन थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन ये सब तो एकदम रपेट के यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? नहीं। अब क्या पढ़ना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते हैं कि दो साइड बराबर होता है, और जो साइड बराबर होता है आपको ये भी पता है कि ये वाला एंगल भी बराबर होता है सामने वाला। अरे बोलो यार, ये साइड बराबर है तो ये अगर एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा? अल्फा ही होगा। ये आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो जानते ही यहाँ पे कि ये अल्फा है तो ये अल्फा है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर ये ए है और ये ए है, क्या है? ये वाला ए है और ये भी क्या है? ए है, और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो आगे वाला साइड जो होता है वो डायरेक्ट 2a sin θ/2 होता है। रफेट के याद करना, इसको आराम से बताया जा सकता है कि परपेंडिकुलर यहाँ पर डालिएगा तो एंगल बाइसेक्ट होगा, या एंगल बाइसेक्ट में करिएगा तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला a है, ये θ/2 है, तो ये हो जाएगा a sin θ/2, ये भी हो जाएगा a sin θ/2। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 2a sin θ/2। लेकिन ये सोचना नहीं है, याद रहना चाहिए कि ए है, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो आगे वाला जो साइड होगा वो 2a sin θ/2 होगा। एकदम रपेट के याद रखना है। समझ आ रहा है? मतलब तुरंत मुंह से निकाल देना चाहिए। बहुत जगह पर उसका यूज होता है, जैसे कि अगर तुम कोई सर्किल को ही तुम उठा लो तो ऐसे ऐसे दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो बहुत बार इसका लेंथ निकालने की जरूरत पड़ता है। नहीं लग रहा है कि ये वाला r है, ये वाला r है, इसके बीच का एंगल r और r के बीच का एंगल थीटा है। ये समझ में आया कि आगे वाला डायरेक्ट हो जाएगा 2 sin θ/2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब एकदम पूरा तेजी में याद रहना चाहिए। क्योंकि ये याद रहेगा तभी तुम इसको तेजी में यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो सब कुछ समझ सकता है 10th में और बोर्ड में, और कंपटीशन में यही अंतर है कि बोर्ड में क्या होगा कि तुम नहीं याद करोगे तो इसको आराम से डील करोगे, लेकिन अगर कंपटीशन का तैयारी करो, रैंक मारना है, ये सब सोचना नहीं है, ये सब याद रहना चाहिए। ए है बीच का एंगल थीटा है, वाला 2 sin θ/2 तुरंत एकदम समझ में आ रहा है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। इसका भी ये सब प्रॉपर्टी जो है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो कभी कभी यूज होता है, तो नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन कोशिश करो ध्यान रखने का। ठीक है, और उसी ढंग से स्क्वायर में भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिएगा जी, ये वाला है, समझना, ये वाला है ए, ये वाला है ए, यहाँ 90 डिग्री है जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला हो जाएगा √d² + d²। तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं √2a। लेकिन फिर से बोल रहे हैं कि सोचना नहीं है, एकदम रटा हुआ रहना चाहिए कि a और a है तो ये वाला √2a होता है और उसका आधा a/√2 होता है। इतना बटा 2 करोगे तो आएगा ना। तो एकदम तेजी में निकालना चाहिए। तेजी में क्यों बोल रहे हैं करने के लिए? तुमको कैलकुलेट करना है दोनों के बीच में फोर्स। अब ऐसा वैसा 2-3 को फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। अब तुम 2-3 जगह पर इसको देख करके लेंथ कैलकुलेट करते रहते तो हो गए। समझ में आया? तो जो बोलेंगे उसको याद रखिएगा, तब बेसिक वाला जब याद रहेगा ना तो मेन प्रॉब्लम में क्या होगा कि बेसिक तक तुरंत ना तुम निकलोगे, और जो चीज कैलकुलेट करना वहां पर तुम तुरंत पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है? तो एकदम इसको रपेट के याद रखिएगा कि भाई स्क्वायर है तो ये वाला √2a होता है और ये वाला a/√2 होता है। इसका हाफ वाला तुम रखना है, याद रखना है कि ये वाला √2a होता है और ये वाला कितना होता है? a/√2 होता है। उसका समझ आ रहा है?
और स्क्वायर में ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाला और ये वाला जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। अरे बोलो यार, डायगोनल 90 डिग्री पर कट करता है, ठीक है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर नहीं कट करता है, ध्यान आप दीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? फिर क्या होगा कि स्क्वायर में ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि जो डायगोनल को तुम देखते हो वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, 45 पर बाइसेक्ट करेगा। ट्रायंगल में ये नहीं होता है, ये सब चीज, सॉरी ट्रायंगल बोल रहे हैं, रेक्टेंगल में, पहले भी ट्रायंगल बोल दिए थे क्या? हाँ, रेक्टेंगल में ये सब नहीं होता है, ना तो रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है और ना ही रेक्टेंगल में ये 45 होता है। ये बात समझ में आ रहा है तुमको? लेकिन हाँ, रेक्टेंगल में भी ये वाला और ये वाला बराबर होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, बस 90 पर नहीं करता है और एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। आगे आप लोग सबका जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज है, इस पर फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये पता होना चाहिए कि 45 डिग्री होता है, तो फोर्स भी लगेगा जो कि यहाँ पर 45 करके लगेगा। समझ में आ रहा है? ये सब टारगेट भी शुरू में स्टार्ट करते हैं, जो पूरा बोर्ड दिए हुए 12th का, उसको भी ये सब बताना पड़ता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह बताया जाता है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग को एकदम याद रहना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं? फाउंडेशन में है, अगर रपेट के याद करिएगा जो भी बोला जा रहा है, तो डायरेक्ट रैंक के मार देगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? है याद क्या रखना है कि ये √2a होता है, ये वाला a/√2 होता है, ये वाला एंगल को बाइसेक्ट करता है, समझ आ रहा है कि नहीं? और ये तो बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, यहाँ से करोगे तो ये वाला लेंथ जो होगा वो इसका आधा होगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है, बोलो यार, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, रेक्टेंगल वाला तुम देख लिए ना कि ये L है ये B है, तो ये रेक्टेंगल का डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, √d² करोगे तो नहीं आ जाएगा। इसका कभी कभी यूज होता है, लेकिन स्क्वायर वाला बार बार यूज होगा, ट्रायंगल वाला बार बार यूज होगा, हेक्सागन वाला बार बार यूज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका कभी कभी यूज होगा, इसलिए इसको एक बार खाली ऐसे गुजार दे रहे हैं। तो सब कुछ बता ही चुके हैं कि इसका डायगोनल है वो 90 पर कट नहीं करता है, यहाँ पर जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट नहीं करता है। अरे बोलो यार। और इससे तुम इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला लेंथ है जो कि इसके बराबर होगा, जो b/2 होगा। इससे तुम इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा, जो कि l/2 होगा। तो वो कॉमन चीज है और कभी कभी यूज होता है, इसलिए इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस खाली गलती नहीं होना चाहिए कि ये वाला 45 कर दिया, ऐसा नहीं। वो किस में होता है? स्क्वायर में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो यार। चलो, हेक्सागन में एक प्रॉपर्टी तुम याद रखना, हेक्सागन में ये स्पेशल केस है क्या कि इसका साइड लेंथ अगर a है तो सेंटर से कॉर्नर को भी मिलाओगे तो a ही हो जाता है। समझ आ रहा है? उसका रीजन यही सब दिया जाता है कि यहाँ पर जो अगर कंसेक्यूटिव कॉर्नर से तुम मिलाओगे सबको तो यहाँ पर एंगल 60 ना बनेगा, तो ये वाला 60 है और ये दोनों के आगे वाला एंगल बराबर होगा, तो डील करने पर वो 60 आ जाता है। लेकिन सब कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हेक्सागन का साइड लेंथ कितना है? a। तो अगर तुम कॉर्नर को मिलाओगे सेंटर से तो ये भी a ही होगा, ये भी a ही होगा, ये सब याद रहना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये सब एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री होता है। कोई दिक्कत लग रहा है तो ये अब इसमें कुछ भी करना रहेगा तो एक तरह सर्कुलेटर ट्रायंगल वाला लगेगा। बोलो यार, अगर तुम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके ये वाला लेंथ कैलकुलेट करना चाहोगे तो एक तरह से नहीं हो रहा है जैसे कि तुम ये वाला लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो। तो समझ ना, केवल हेक्सागन में ही साइड लेंथ जो होता है वो बराबर होता है किसके? सेंटर से मिलाने के बाद जो लेंथ होगा वो उसके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखना कि a है तो भी a है, ये भी a है। बोलो यार। और एंगल सब 60 डिग्री है, बाकी जो भी पूछेगा आप यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब याद रहना चाहिए, कैसे है वो पहले डिलीट करो, ये ध्यान रहना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज लटके हुए रह जाओगे। अब एक बात समझना, हम पहले इसको भी पढ़ा कर करके आपको उधर पढ़ा सकते थे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का ही स्पेशल केस ना है जी वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो क्या बताया कि कोई रेगुलर पॉलीगन है तो कंसेक्यूटिव कॉर्नर को तुम सेंटर से मिलाओगे तो ये एंगल होगा 360 डिग्री बाई n। अगर 3 है तो 360 डिग्री बाई 3 120 होगा, 4 है तो 90 डिग्री होगा। लेकिन ट्रायंगल में, स्क्वायर में, हेक्सागन में, इस सब में सोचना नहीं है कि कहाँ से आया, वो जो प्रॉपर्टी बताया सब ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसको आप
रटे हुए रहिएगा। बाकी एक प्रॉपर्टी इसमें ध्यान रखना कि अगर इवेंट नंबर ऑफ साइड है तो एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के अपोजिट होगा सेंटर के तरफ। हम क्या बोले, ये दोनों अपोजिट है, लेकिन इसमें फिक्स है कि एक के अपोजिट कोई ना कोई दूसरा कॉर्नर है। ये सब का जरूरत आगे पड़ेगा कि एक के कारण ऐसे इफेक्ट लग रहा है, एक के कारण ऐसे इफेक्ट लग रहा था, पता होना चाहिए कि दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो उसका यूज हम लोग आगे करेंगे, पता नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो इवेंट नंबर जब भी रहेगा साइड तो फिक्स है कि एक कॉर्नर के अपोजिट में दूसरा ही साइड होगा। सेंटर के रिस्पेक्ट में सेंटर के एक तरफ अगर एक कॉर्नर है तो दूसरा तरफ भी एक कॉर्नर होगा। सेंटर के एक तरफ अगर साइड है दूसरी तरफ भी साइड होगा। ठीक है, हम लोग को कॉर्नर से मतलब है। अरे बोलो यार, कोई हो जाए कि इसके अपोजिट ये हो गया, 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 तो ये सब का यूज होता है आगे कि इधर से जो लगेगा इधर से जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर इवेंट नंबर ऑफ साइड होगा तो ऐसा होगा है? और ऑड नंबर ऑफ साइड अगर होगा तब क्या होगा कि कॉर्नर के अपोजिट में, माने सेंटर के अपोजिट में बता रहे, सेंटर है ना जी, तो एक तरफ अगर मान लो कॉर्नर है तो दूसरे तरफ में कॉर्नर नहीं होगा, साइड होगा, और वो वाला जो है एकदम क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जैसे कि इसमें भी क्या है, ऑड नंबर ना है, ये 5 है, बोलो यार। तो क्या होगा कि सेंटर यहाँ पर है तो एक तरफ अगर कॉर्नर है तो दूसरे तरफ वाला में देखोगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी समय बताने का जरूरत नहीं कि अगर इसमें पूछ देगा सपोज कि ये एंगल कितना होगा तो बताइए ना कि आपको 360 डिग्री या जितना साइड है 5, तो ये हो गया 72 डिग्री। अरे बोलो यार, ठीक है। तो ये सब का यूज कभी कभी होगा, माने पेंटागन वाला का, लेकिन स्क्वायर, हेक्सागन और ट्रायंगल इसका बहुत ही यूज है, बहुत ज्यादा, कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और सोच के नहीं करना है, कुछ प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। समझ आ रहा है, a/√3 होता है, a/2√3 होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? हेक्सागन में क्या होता है कि ये a है तो सब a ही होता है। अरे बोलो यार, तो ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, तो ये याद रहेगा तो पूरे फिजिक्स में आसानी हो गई आपको। और भी हम पढ़ा रहे हैं, माने ये कुछ कुछ बेसिक चीज था, समझ आ रहा है? कुछ और बेसिक ज्योमेट्री है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 10th में भी कुछ कुछ पढ़े होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। इन सब चीज का छोटू आगे जरूरत पड़ेगा। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो इस पर कितना चार्ज है, उसमें तुमको सरकमफेरेंस का जरूरत पड़ेगा। आगे 12th पोर्शन में पढ़ना है कि इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया है तो बताइए कि टोटल चार्ज कितना है, उसके हेल्प से कैलकुलेशन बताए। ठीक है, तो जब तक तुम बेसिक नहीं जानोगे ना तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो सर्किल वाला में क्या है कि आप पहले ही से पढ़े हुए हैं कि इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। सरकमफेरेंस मतलब इसका लेंथ, तो ये 2πr के बराबर होता है। एरिया कितना होता है, तो इसका मतलब πr² होता है। इसका एरिया कितना होता है, πr² होता है। एरिया का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर का भाग जितना दूर में आप पेंट कर सकते हैं, पेरीमीटर हो गया। या सर्कमफेरेंस का क्या मतलब हो गया कि बाहर में कितना लेंथ है, तो 2πr। और एरिया का क्या मतलब हो गया कि कितना में आप कोई भी चीज को मतलब पेंट कर सकते हैं, या ये वाला जगह कितना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बराबर होता है किसके, πr² पे होता है। आर्क का मतलब होता है ना कि पूरा सर्किल नहीं है, सर्किल का पार्ट है। आर्क का क्या मतलब हो गया कि सर्किल नहीं है, सर्किल का पार्ट है। तो अगर ये r है और r है, यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस r का लेंथ जो होता है वो r थीटा के बराबर होता है। बहुत बार यूज होगा ये सब, आगे जब पढ़ोगे तो इसका लेंथ कितना हो गया, r थीटा के बराबर हो गया, जहां पर थीटा रेडियन में रहना चाहिए। ठीक है, और अगर जो ये लेंथ दे देगा, ये वाला r दे देगा, तो थीटा भी निकल जाएगा। थीटा का वैल्यू l/r होता है। तो पहले ये लिखा जाता है तब ये लिखा जाता है, मैंने पहले ये लिख देता है, उसके बाद ऐसे करने पर ये आ जाता है। लेकिन हम पहले इसको इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि बार बार आपको ये वाला ज्यादा जरूरत पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने बार बार इसका जरूरत पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये r है, ये r है और ये थीटा है। r है तो ऑब्वियस बात है कि r ही होगा, और ये थीटा है तो इसका लेंथ कितना होता है, r थीटा। तुरंत निकलना चाहिए दोस्तों, समझ में आ रहा? बहुत जगह पर, कम से कम 50 जगह पर इसका यूज होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। बस यही बोले ना कि ये r है, ये r है, ये थीटा। तो सोचने नहीं लगना कि थीटा का वैल्यू l/r, तो l का वैल्यू r थीटा, वैसा नहीं। r है, थीटा है तो इसका वैल्यू r थीटा, वो तुरंत है। समझ आ रहा है कि नहीं? आगे बताएंगे कि क्या क्या यूज है, बहुत यूज है, बहुत ज्यादा। बच्चा फिजिक्स में कम, ज्योमेट्री वगैरह में ज्यादा उलझता है, तो ये सब ध्यान रहेगा तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाला तो आर्क ही है ना जी,
मतलब ये पूरा सर्किल है जिसमें ये रेडियस दिया है 5 मीटर और इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। तो आपको पूछा ए और बी बताने, तो ये तो हो गया कैसा आर और आर और इसके बीच का एंगल है। तो ए बी का वैल्यू पहले ना बताया है कि हो जाएगा कितना 2a sin थीटा बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ आर और आर है तो ये वाला कितना हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितना 2 और r के जगह पर हो जाएगा कितना 5। बोलो यार साइन थीटा बाई 2, तो थीटा तो 120 तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो गया √3/2। इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना आ गया 5√3 आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और अगर जो आपको ACB कहेगा निकालने के लिए, इसका मतलब आर्क का लेंथ पूछा, तो आर्क का लेंथ किसके बराबर होता है डायरेक्ट r थीटा। तो r का वैल्यू कितना हो गया 5 और थीटा कितना हो गया तो 120 डिग्री है ना, तो इसको रेडियन में बदलिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 120 को तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 60 डिग्री π/3 होता है, तो 120 डिग्री उसका डबल होगा। 60 डिग्री π/3 तो 120 उसका डबल है, तो इधर भी डबल होगा तो कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। इसी को कर लीजिएगा यार, तो ये हो गया 10 और पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14/3। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? उसी को डील करिएगा तो चल जाएगा। बहुत बार आपको जरूरत पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ पार्ट गिर गया तो डिस्टेंस बताइए क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में पढ़िएगा कि करंट बह रहा है तो इस पोर्शन पर बताइए कि फोर्स कितना लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक जगह पर नहीं 1000 जगह पर यूज है, वहां पर हम बेसिक मैथ नहीं बताएंगे, यहाँ बताए हुए वहां पर आपको खुद कर देना। समझ में आ रहा है? अब डिस्क को देख लीजिए आप, तो डिस्क में और सर्किल में क्या अंतर है कि सर्किल में ये वाला खाली रहता है बीच में, और डिस्क में क्या होता है कि मटेरियल भरा हुआ रहता है। तो इसका एरिया आप जानते करते हैं कि πr² होता है। इसको देख लीजिए तो इसका एरिया कितना होगा, तो आपको याद रखना है कि r है ये एंगल कितना है थीटा है, तो इसका एरिया जो होता है वो 1/2r² थीटा होता है। इसका एरिया कितना होता है 1/2r² थीटा। अच्छा ये लग रहा है आपको कि थीटा है जो कि इनक्लोज्ड एंगल है, थीटा इनक्लोज्ड एंगल है ना। अगर थीटा को तुम कर दोगे कितना 360 कर दोगे तो नहीं लग रहा है कि पूरा घूम कर करके कहीं बना देगा सर्किल, डिस्क बना देगा। थीटा को थोड़ा सा बढ़ाओ तो ऐसे और बढ़ाओ तो ऐसे और बढ़ाओ तो ऐसे ऐसे, तो थीटा को 360 कर दोगे तो नहीं लग रहा है कि वो डिस्क बना देगा। तो यहाँ पर 360 मतलब 2π, तो 2π पुट करो तो 2 से 2 कटेगा तो πr² तो मैचिंग करता हुआ दिख रहा होगा। समझ में आया? ऐसे उस सबसे कोई मतलब नहीं है। आप इसका एरिया याद रखिए 1/2r² थीटा होता है, जहाँ थीटा किसमें होता है रेडियन। कोई दिक्कत लग रहा है? बाकी क्या है जी कि एनुलर डिस्क है, तो एनुलर डिस्क का क्या मतलब हो गया ना कि डिस्क से ये पोर्शन बाहर निकाल दिया है, तो इसका बताना है एरिया कितना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी से कोई चीज बाहर निकालिएगा तब कुछ पूछेगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो बड़ा वाला का एरिया हो गया πr² जिसमें से छोटा वाला का एरिया को निकाल दिए, तो यही वाला हो गया इस पोर्शन का एरिया। हम इसका एरिया नहीं बोल रहे, हम ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया बोल रहे हैं। कभी भी निकालेगा बाहर तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटा दीजिएगा तो चल आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसमें कुछ बताना नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सब का इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट करना होता है तो इन सब चीजों का जरूरत होता है, तो आपको पहले से ध्यान रहना चाहिए। और बोलो यार, समझ में आ गया? अब स्फेयर के बारे में पढ़ना है। स्फेयर में दो को होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है होलो। होलो मैंने अंदर से खाली और सॉलिड का मतलब अंदर से भरा हुआ। तो अभी तत्काल आपको स्फेयर समझना, खाली है या भरा हुआ है उससे मतलब नहीं। तो इसका सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया समझ लो ना, जहां पर तुम पेंट एक तरह से समझो कि चढ़ा सको, बाहर का भाग, बोलो जी, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। ये याद रखना है आपको, समझे? ये सब कैसे निकलता है कि जानना नहीं है, मैंने इंटीग्रेट करके भी निकाल के बता दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है डायरेक्ट कि सरफेस एरिया कितना 4πr² और वॉल्यूम कितना। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर में कितना मटेरियल भराएगा या भरा हुआ है, ठीक है। तो ये 4/3πr³ होता है, ये 10th क्लास से आप लोग जानते होंगे। ये स्फीयर क्या है, ठीक है, मैं पूरा से था, उसमें से क्या किया गया कि कुछ पोर्शन निकाल लिया गया, तो अब जो बचा उसका वॉल्यूम कितना होगा। ये समझ में आ रहा है कि ये वाला और ये वाला और ये वाला आपको लगेगा एक जैसा, लेकिन एक है नहीं,
ये एकदम डिट्टो तुमको दिख रहा है जैसा है वैसा। ये वाला रियलिटी में ऐसे होगा, इसके अंदर से कुछ निकाला गया। आप समझ रहे होंगे यार। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बड़ा वाला का वॉल्यूम में से छोटा वाला का वॉल्यूम को घटा दिया जाएगा तो चल आएगा। तो इसको ऐसे समझना है, समझ आ रहा है कि नहीं। इन सब चीजों का भी जरूरत होता है। हर चीज को हम पढ़ा रहे हैं तो पूरे सिलेबस को दिमाग में रख करके आपको बता रहे हैं कि इस सब का जरूरत होता है। समझ आ रहा है। तो आपको इन सब चीजों का जब जरूरत पड़ेगा तो आप कम से कम बेसिक मैथ में उलझिएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है। फिर है सेमी स्फीयर, ऑब्वियस सी बात है कि इसका आधा है तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका 4πr² है तो इसका 2πr² हो जाएगा सरफेस एरिया। और बोलो यार, फ्लैट एरिया को नहीं देखा गया जी, केवल इस एरिया को देखा गया। ठीक है, अगर फ्लैट एरिया को भी अगर देखना रहेगा तो इसका वाला एरिया प्लस πr² एक्स्ट्रा से जुटेगा। ठीक है, लेकिन अभी जब तक नहीं बोलेगा उसको नहीं देखते हैं, केवल कर्व वाला को ही देखते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसमें जितना पानी भरता है उसका आधा ना भरेगा जी इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आधा होगा, कुछ है नहीं, नौटंकी है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, r² हो गया है, सॉरी। तो 2/3 r³ हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं, वो आप समझ रहे हो ना। और क्यूब वाला हम बाद में बताते हैं, पहले यहाँ देखिए सिलेंडर वाला देखिए। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होगा छोटू कि रेडियस क्या है कि पूरे का रेडियस सेम है। यहाँ जितना रेडियस है सब जगह पर रेडियस उतना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके तुम कर्व एरिया को थोड़ा सा फील कर सकते हो। कर्व एरिया माने ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कर्व एरिया, ये वाला नहीं बोला जा रहा है, ये वाला कर्व वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको तुम ऐसे फील कर सकते हो, थोड़ा सा फील करने का प्रयास करना कि 2πr से तुम अगर करोगे तो नहीं लग रहा है कि पेंट केवल नीचे में ऐसे चढ़ेगा 2πr में। 2πr में सरकमफेरेंस, तो 2πr करोगे इसका मतलब उतना पेंट खर्चा होगा नीचे में। और वैसा ही पूरा कर दोगे पेंट, तो नहीं लग रहा है कि पूरा में पेंट चढ़ जाएगा। तो ये समझ में आया कि कर्व एरिया काहे हुआ उतना, 2πr कितना पेंट खर्चा हुआ इनटू h, तो पूरा पेंट हो गया। तो एक तरह से समझ में आया कि कर्व सरफेस एरिया 2πr/h क्यों होता है। अरे बोलो यार, तो वो आप ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम इसका कितना होता है, πr²h। इसको कैसे फील कर सकते हो तुम कि सिलेंडर है, अब तुम थोड़ा सा पानी डालो, एक फीलिंग हम दे रहे हैं, तो नीचे में पूरा भीग जाएगा। तो कितना पानी खर्च हुआ, πr² के बराबर पानी खर्च हुआ, पूरा भीगा। तो और वैसा ही कर करके h तक कर दोगे तो उन्हें पूरा पानी से भर जाएगा। तो ये समझ में आया कि ये हो गया πr² के बराबर। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा फीलिंग आदमी को रखना चाहिए, बहुत यूजफुल होता है। तो 2πr इंटू h, तो ये हो गया कर्व एरिया, और πr² इंटू h, तो पूरा पानी भर गया, तो ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो आप जान रहे हैं। फिर क्या है इसमें जी, थिक सिलेंडर है। ठीक है, इसी से कुछ पोर्शन निकाल दिया गया था, बताने का आपको जरूरत है नहीं। अगर कहेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो πr² इंटू h, पूरा में से πr² इंटू h को निकाल दिया गया। तो ये जो पोर्शन बचेगा वही वाला होगा उसका वॉल्यूम। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत लगना चाहिए। और बोलो यार, ठीक है। और अब आता है कौन, कोन। कोन में क्या होगा जी, सिलेंडर में क्या होता है कि जितना रेडियस रहता है उतना ही कंटिन्यू रह जाता है। इसमें क्या होगा कि रेडियस यहाँ पर r है और यहाँ पर है जो कि रेडियस 0 हो गया। समझ आ रहा है, कोन ऐसा है, ऐसे है और ऐसे कर करके बना हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं, जिसमें कि तुमको भुल्ला बना कर करके देता है, या आइसक्रीम खाते हो इस टाइप का। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो πrl होता है, जहां n ये वाला लिया गया है। तो कर्व सरफेस एरिया उतना होता है। अब वॉल्यूम कितना होता है, πr1/3 πr²h। अच्छा, ये समझ में आया कि इसमें πr² इंटू h क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उस घट ना रहा है जी। यहाँ पर क्या है कि जितना πr² यहाँ पर उतना ही ना h में, लेकिन यहाँ पर क्या है, उतना है πr² यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे जाओगे ऊपर घटते ना जाएगा। तो इस समय काहे नहीं इस ढंग से यहाँ पर देखें, तो इसको सीधे याद कर लेना है कितना होता है। कोई दिक्कत लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है, सीधे आपको ये सब ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज का बाद में जरूरत पड़ता है। ठीक है, बाद में जरूरत पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस कोण का हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो आपको हो सकता है कि बोलेगा यहाँ से। ठीक है, इसको बोलता है एपेक्स बोलता है। ठीक है,
तो इसका हाइट दिया, रेडियस दिया हुआ, तो बोलेगा यहाँ से कितना हाइट पर बताइए कि रेडियस कितना होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? दो तरीका होता है। एक तो स्मार्ट होता है, माने स्मार्ट तरीका है कि बिना पेन टच किए भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तत्काल देखिए कि अगर ये रेडियस दे करके ये हाइट दे करके इसी हाइट पर रेडियस पूछे या रेडियस दे करके हाइट पूछे, तो अपने मन से यहाँ पर मान लीजिएगा कुछ एंगल अल्फा, तो tan अल्फा वैल्यू हो जाएगा इतना बटा इतना, और tan अल्फा का ही वैल्यू हो जाएगा इतना बटा इतना, तो tan अल्फा दोनों के सब बराबर ना है। तो अपना मन से हाँ अल्फा इंडिकेट नहीं करेगा, अपने देख लीजिएगा, तो tan अल्फा वैल्यू हो जाएगा r बटा h, इससे देखेंगे तो कितना हो जाएगा tan अल्फा स्मॉल r बाई h1, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे कि इसका रेडियस दिया हुआ है, ये 20 मीटर दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि एपेक्स से 5 मीटर की दूरी पर बताइए कि रेडियस कितना होगा। इसका जरूरत कैसे पड़ता है ये सब आगे बताया जाएगा, सेंटर पास वगैरह ये सब बताया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करेगा? तो यहाँ अपने मन से कुछ माने रहिएगा एंगल अल्फा, तो tan अल्फा वैल्यू हो जाएगा 10 बाई 10, तो हो जाएगा 10 बटा 20, और बोलो यार वो बराबर होगा किसके? 10 बाई 10, तो r बाई 5, तो यहाँ से डील कर लीजिएगा, तो r का वैल्यू 2.5 मीटर हो जाएगा, माने यहाँ से 5 मीटर के दूरी पर रेडियस कितना होगा? इतना होगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे किया जाता है, ऐसे इसको शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हैं ना कि हाइट एपेक्स से हाइट जितना टाइम्स कम होगा रेडियस भी उतना ही टाइम्स कम होगा। तो ये वाला मेन हाइट कितना था? 20 मीटर, और ये वाला 5 मीटर, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स कम हुआ ना जी। तो इसका मतलब रेडियस भी 4 टाइम्स कम होगा, तो 10 बाई 4 2.5, तो डायरेक्टली निकाल लीजिएगा ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन सब चीजों का आगे जरूरत पड़ता है, फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं हम, छोटा छोटा जो फिजिक्स में जरूरत पड़ता है उसको दूसरा जगह बोला जाता था, डीएम बोल दे रहे। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, क्यूब को देख लीजिए। तो क्यूब में आपको याद रखना है इसका बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, जैसे कि आपको जरूरत पड़ेगा, कितना जगह बताए तुमको जरूरत पड़ेगा, जैसे कि रेसिस्टेंस वाला भी होगा, कैपेसिटेंस वाला भी होगा, हीट में भी जरूरत पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो सॉलिड स्टेट वगैरह में भी जरूरत पड़ेगा, तो बहुत जगह पर जरूरत पड़ेगा। तो क्यूब में, क्यूब आप देखे हैं ना जिसे लूडो खेलते हैं, तो आप देख इसमें क्या होता है? 6 फेस होता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें याद रखना है कि फेस 6 होता है तो दिख भी जाता है। कॉर्नर कितना होता है? 8 कॉर्नर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होता है, और ये वाला साइड जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तो यूजुअल चीज है, वो तो देख करके भी आप पकड़ लीजिएगा। समझ आ रहा है? बस आंख से गुजरा हुआ आता है तो ध्यान रह जाता है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा जी? देखो ये ए है, ये ए है, तो इसका एरिया ए स्क्वायर हो गया, अब वैसा वैसा 6 है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो ए क्यू हो जाएगा। इसको तो आप फील भी कर सकते हैं, ए है ए है ए है ए है, और उसके बाद हाइट भी ए है, तो इसका एरिया हो गया कितना? ए स्क्वायर, उतना पानी खर्चा हुआ, और वैसा वैसा कर करके ए तक भरिएगा तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यू। उतना सोचना नहीं होता, आपको याद रहता है। बोलो जी, ये वाला आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी। क्या? पहले हम डायगोनल के बारे में बताते हैं। देखो ये डायगोनल नहीं लग रहा है तुमको कि फेस पर है? ये डायगोनल कहाँ पर है? फेस पे है, तो इसको बोला जाता है फेस डायगोनल। तो इसका आप लेंथ जानिएगा, क्योंकि ये ए है, ये भी ए है, और ये जान रहे हैं ना कि यहाँ पर जितना भी एंगल दिखता है सब 98 डिग्री होता है जी। अरे बोलो यार, क्यूब में कोई भी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री पर। तो ये दिख रहा है ऐसे टाइप का, अरे बोलो यार, लेकिन वो वैसा है ना, वो स्क्वायर ना है, ये रोम्बस दिख रहा है लेकिन रोम्बस है ना, ये स्क्वायर है। तो ये ए है ऐसे करके, तो ये वाला जो होगा वो भी से बात है कि √2a होगा। तो इसको बोला था फेस डायगोनल, माने वो डायगोनल जो फेस पर है। और एक क्या होता है कि एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर जस्ट अपोजिट वाला। समझ आ रहा है कि नहीं? माने वहां से देखो तो एकदम वहां के नीचे वाला, तो ये मैक्सिमम लेंथ होता है, इसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। ये सेंटर से पास होता है। समझ आ रहा है? माने एक कॉर्नर से इस कॉर्नर को, मतलब अगर क्यूब है ऐसे रखा हुआ तो इधर से लेकर के इधर वाला को, समझ आ रहा है? तो ये क्या कहलाता है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल इसलिए कहलाता है कि एकदम देख रहा है एकदम बीचों बीच बॉडी से पास होता है।
तो ये बॉडी डायगोनल कहलाता है। इसका लेंथ कितना होता है √3। ये सब कैलकुलेट करके बताया जा सकता है, लेकिन जानना नहीं, सीधे ही ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्यूब में मैक्सिमम लेंथ होता है जो बॉडी डायगोनल के ही बराबर होता है। इसका एक जगह पर नहीं, बहुत जगह पर यूज है। बाद में आप पढ़िएगा, मान लिया गॉसेस लॉ, तो आपको बोल देता है क्या कि एक क्यूब से होते हुए एक रड पास कर रहा है जो चार्ज है, तो बताइए कि इस समय मैक्सिमम फ्लक्स कितना पास करेगा, तो इस सब में इसका यूज होगा। हम आपको क्या बताएं, जो उस 12th में है हम पढ़ा ही रहे हैं, तो पूरा सिलेबस को दिमाग में रख करके यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका कि फिजिक्स में यूज नहीं होगा। अगर फिजिक्स में यूज नहीं होता तो हमको शौक थोड़ी है मैथ पढ़ाने का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जो जो बेसिक चीज आपको जरूरत होगा वो हम बता दिए कि वहां पर आपको दिक्कत नहीं लगे। अरे बोलो यार, जैसे कि ये सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह में भयंकर यूज होता है, ठीक है, तो वहां पर लगेगा कि अरे वॉल्यूम कैसे है या क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मैथ इसीलिए पढ़ाया ही जा रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? क्यूब में मैक्सिमम लेंथ कितना होता है? बॉडी डायगोनल के एलोंग वाला होता है जो बराबर हो गया किसके √3 के। समझ आ रहा है? बहुत जगह पर माने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, वो सब में भी सब का जरूरत पड़ता है। समझ में आया? तो बेसिक मैथ क्लियर रहना चाहिए, तो तुरंत तुरंत हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब ये देख लीजिए लास्ट में क्यूबॉइड और क्यूब में यही अंतर है कि वहां पर क्या होता है, तीनों बराबर होता है, यहाँ पर बराबर नहीं। में भी हो सकता है कि 2 को बराबर हो जाए, बस तीनों बराबर नहीं। सर तीनों बराबर होगा तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब ही बन जाएगा। तो इसमें आप क्या बताएं, इसमें भी क्या है, 6 को फेस होता होगा, बोलो यार, 8 कॉर्नर होता है, 12 साइड होता है, ये सब तो होगा ही। और इसका वॉल्यूम तो आप जानते हैं कि L × B × H, तो ऐसा तो 10th क्लास में पढ़ा जाता है। क्यूब में यही वाला A हो जाता है, L क्यूब बन जाता है, A क्यूब बन जाता है, बोलो यार। और मैक्सिमम लेंथ इनसाइड क्यूब क्या होगा, तो ये भी बॉडी डायगोनल के अलोंग होगा, बॉडी डायगोनल के अलोंग ही होगा। और कितना लेंथ होगा, तो √L² + B² + H²। यही क्या होता है कि जब क्यूब बन जाता है तो A कर दोगे तो वहां से √3 हो जाता है। तो मैक्सिमम लेंथ पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही नहीं, उसका यूज है 2-4 जगह पर। समझ में आ रहा है? फ्लक्स निकालने में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में, ये सब में यूज रहता है, बहुत जगह पर यूज है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका एरिया ये समझ में आ रहा है कि 98 डिग्री यहाँ भी और वहां भी, किसमें, क्यूब में भी, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, तो ये बना हुआ, ये वाला कैसे बना हुआ, तो ये वाला B है, ये वाला H है, तो इसका एरिया होगा कि नहीं, B × H। अगर इसको देखेगा, रोम्बस नहीं है जी, या पैरेललोग्राम भी ये नहीं है, समझ आ रहा है, ये रेक्टेंगल है, समझ आ रहा है ना। तो ये वाला कितना है L और ये वाला कितना है B, तो इसका एरिया कितना हो गया L × B। अलग अलग इस एरिया इसलिए बता रहे हैं कि ये विजुअलाइज आपको होना चाहिए। रीजन, जब फ्लक्स वगैरह निकालना रहता है ना, तो वो समय अलग अलग पोर्शन को देख करके एरिया वगैरह देखना रहता है। अरे बोलो यार, तो इन सब चीजों का जरूरत पड़ता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसमें से लगभग चीज आप जान रहे होंगे, कुछ चीज में जहां पर जो 10th क्लास में आप नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा। हाँ बोलो। वहां पे चेंज किया ना, वो डिग्री से रेडियन वाला में तो 2π3 थोड़ा सा उसको बता दीजिएगा। अच्छा, ऐसे देखो, तुमको क्या याद रहता है, 2 मेथड है, या तो 120 डिग्री तुमको पता है, तो अगर बच्चा टाइप का करना है तो डिग्री को रेडियन में करते हो, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये कितना बन गया, 2π/3 बन गया। तो एक तो हो गया पेन चला करके करो, या तुमको डायरेक्ट याद रहता है ना कि 60 डिग्री होता है जो π/3 होता है। अरे 180 है जो कि पाई है, तो 180 का 1/3 60 डिग्री, तो उधर π/3 हुआ, डायरेक्ट दिमाग काम भी करेगा। तो 60 डिग्री π/3 होता है, तो 60 का डबल ना है 120, तो π/3 का डबल होगा। आप समझ रहे होंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो मन में ही करने का प्रयास करना है, बाकी तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर बताया गया है जी, इन सब चीजों का हर जगह पर जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बस केवल एक बार समझो कि 10th में जो पढ़े तो उसको रिवाइज करा दिया गया, और कुछ चीज है जो कि आपको एक्स्ट्रा बताया गया, समझ आ रहा है? तो ये थोड़ा बोरिंग हम लोगों को लगता है पढ़ाने में, लेकिन ओवरऑल क्या है कि एक बार बताना ही रहता है। तो हमको नहीं लग रहा कुछ है इसमें, ठीक है। जो बताया गया ध्यान रखिएगा, ताकि जब फिजिक्स पढ़ाएं तो आपको आप खुद ही बता दीजिए कि हाँ भाई इसका जो है वॉल्यूम इतना होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं?
क्योंकि मास वगैरह भी निकालना रहेगा तो वॉल्यूम वगैरह का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। डायग्राम था इसलिए एक बार लिख करके ही बता दिए, अदरवाइज टाइम लगता। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक।